नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ऐसा संघ जो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करता है, जैसे कि व्यापार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, और पूरे विश्व में जो लेबर्स की स्थिति है, लेबर्स की स्थिति हो गया, और अगर हम देखें तो चाइल्ड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्वास्थ्य संगठन है, व्यापार संगठन है, इन सभी मुद्दों के ऊपर जो चर्चा करता है वो क्या है? यूएनओ है। तो ये यूएनओ कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल नहीं है, क्यों इसकी स्थापना की गई थी, इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका संगठन जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था। तो आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1919 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके पश्चात क्या हुआ कि जैसे ही ये समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। वर्साई की संधि जब हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि जो एक देश था जिसका नाम क्या था? जर्मनी। जर्मनी के ऊपर ना जाने कितने प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इन प्रतिबंधों को के चलते जर्मनी क्या हुआ, अपने आप को गिल्ट फील करने लगा और उसने उसके ऊपर एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया जिसका नाम था सेना का विस्तार नहीं करना है आपको। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम सेना का विस्तार नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर भी तो कोई आक्रमण कर सकता है। इसके कारण इसने क्या किया, चुपके चुपके से सेना का अपना विस्तार करता रहा। कौन करता रहा? जर्मनी करता रहा। ठीक है, क्यों? जर्मनी के ऊपर ही ये जितने भी प्रतिबंध थे वो क्यों लगाए गए थे? उसके पीछे का रीजन ये था कि प्रथम विश्व युद्ध जो का दोषी जो ठहराया गया था वो जर्मनी को ही ठहराया गया था। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाए गए थे। चलिए ठीक है, तो इसने क्या किया, चुपके चुपके से जैसे इस समय साउथ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया सॉरी, तो वो क्या करता है भाई, परमाणु उसके ऊपर बताया गया है कि आप परमाणु वगैरह ना बनाया करें, परमाणु हथियार, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, बनाता रहता है, जिसके कारण वो ब्लैक लिस्ट में पड़ा है। लेकिन इसी प्रकार से क्या जर्मनी भी करता रहा। जर्मनी के जो उस समय तानाशाह था जिसका नाम क्या था? हिटलर था। उसने क्या किया, अपना विस्तार करता रहा। और उसके पश्चात क्या हुआ, 1939 में, कब? 1939 में एक 1939 में चेकोस्लोवाकिया के ऊपर इसने आक्रमण कर दिया। चेकोस्लोवाकिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा, आक्रमण कर दिया, चलो ठीक है। और किसके ऊपर आक्रमण किया? तो पोलैंड के ऊपर। दोनों पे जब आक्रमण कर दिया तो अब आप सोचिए कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसको देखते हुए लाखों लोग मारे गए। आर्थिक व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से डगमगा गई थी। लाखों लोग बेघर हो गए, बीमार हो गए, जिसको चलते हुए क्या किया, अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? वुडरो विल्सन। क्या नाम था उनका? वुडरो विल्सन था। अब वो जो वुडरो विल्सन जो हुआ करते थे, उस समय के राष्ट्रपति जो हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, इस सभी को देखते हुए कि यार इतने लोग मारे गए हैं, क्यों ना एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक सके, द्वितीय विश्व युद्ध को रोके। तो उसने क्या किया, एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। क्या नाम था उसका? लीग ऑफ नेशन। एक ऐसे संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। अब उसकी जैसे ही इसने स्थापना की, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की? तो 10 जनवरी 1920 को क्या किया, जैसे ही समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आपको पता चल गया क्या होता है कि युद्धों को रोकना। तो और कौन कौन से कारण थे? और कौन कौन से कारण थे कि युद्ध जब होगा उसके कारण क्या होगा? व्यापार प्रभावित होगा, स्वास्थ्य संगठन जो था वो भी प्रभावित होगा, ठीक है, लोगों में आर्थिक व्यवस्था लोगों की बहुत चरमरा जाएगी। इन सभी के को सीमित रखने के लिए, ठीक है, इन सभी के ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। चलिए ठीक है, स्थापना तो हो गई। उसके पश्चात क्या हुआ, 10 ये जो जर्मनी था, जर्मनी के ऊपर क्या किया गया, जर्मनी जो था, जर्मनी के ऊपर आपको पता होगा कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध था वो वर्साई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। एक संधि थी जिसका नाम था वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि के साथ ही ये समाप्त हुआ। और समाप्त हुआ तो इसके ऊपर क्या किया, जर्मनी के ऊपर बहुत सारे एक्ट लगा दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके चलते हुए जर्मनी क्या हुआ, अपने आप को गिल्ट फील करने लगा। जब गिल्ट फील करने लगा तो इसने बताया कि आपको क्या करना है, हथियार जो है, परमाणु हथियार है
और सेना का विस्तार है, इसको आपको नहीं करना है। लेकिन फिर भी क्या किया इसने, सेना का भी विस्तार किया, परमाणु हथियार भी बनाना स्टार्ट कर दिया, हर एक काम ये स्टार्ट कर दिया। तो फिर आपने जो बना रखा था ये लीग ऑफ नेशंस, इसका मतलब ही क्या रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। उसके पश्चात भी क्या किया इसने, जो जर्मनी था, जर्मनी के ऊपर इतने सारे एक्ट ला दिए गए, इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके चलते हुए जर्मनी इतना मतलब कि अपने आप को गिल्ट फील करने लगा, इतना गिरा हुआ समझने लगा, जिसके कारण उसने सेना का भी विस्तार करना स्टार्ट कर दिया और हर एक चीज का विस्तार किया। और ले जा करके उसने सारा का सारा जो गुस्सा था वो किसके ऊपर उतार दिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, क्या नाम था, चेकोस्लोवाकिया, उसके ऊपर क्या कर दिया इसने, आक्रमण कर दिया। और पोलैंड के ऊपर भी साथ ही में आक्रमण कर दिया, पोलैंड के ऊपर भी इसने आक्रमण कर दिया साथ ही में। कब किया, तो 1939 में आक्रमण किया। 1939 में जब इसने आक्रमण कर दिया चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के ऊपर, तो यहाँ फ्रांस क्या करेगा, देखते वो बैठा थोड़ी ना रहेगा। तो फ्रांस ने भी क्या किया, अपनी सेनाओं को भेजना स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए, लीग ऑफ नेशंस का कोई अर्थ रह गया, कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध को होने से तो रोक नहीं पाया वो, इसलिए ये क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया है। और दूसरी बात क्या थी कि इसमें बहुत सारे देशों ने सदस्यता नहीं ली थी, बहुत ही कम देशों ने इसमें सदस्यता ली थी, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही 1939 से लेकर के 1945 तक ये युद्ध चला था, लगभग 6 वर्षों तक ये युद्ध चला, और ये 6 वर्षों में करोड़ों लोग फिर से मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग बीमार पड़े रहे। अब फिर से एक बार पुनः जो विश्व की आर्थिक स्थिति थी वो डगमगा गई, जिसके कारण फिर से एक इसी लीग ऑफ नेशंस को सुधार करके एक नए संगठन का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया यूएनओ। क्या नाम रखा गया, यूएनओ का संगठन किया गया। यूएनओ क्या करता है, संगठन जो था वो कब किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। 1945 में इसकी स्थापना कर दी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, यही इसका भी प्रमुख उद्देश्य कि अब ये तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोके। दुनिया के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा WHO, WTO, यूनिसेफ, यूनेस्को, जितने प्रकार के जितने भी संगठन हैं, ये सारे के सारे संगठन ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत ही आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जैसे ही इस संगठन का निर्माण किया गया, तो इस संगठन के निर्माण में कितने इसके अंग थे। इसके निर्माण, जैसे ही इसका निर्माण किया गया, तो इसमें लगभग 51 कंट्रीज ने इस पे हस्ताक्षर किए कि यस आई एम रेडी, और इन्होंने लगभग 51 सदस्य इस पे हस्ताक्षर किए। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 193, टोटल कितने कंट्री हैं, तो 193, 193 देश हैं इसमें शामिल है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 193 देश इसमें इस समय प्रेजेंट टाइम पर शामिल है। अच्छा, इसकी हस्ताक्षर तो हो गया, लेकिन ये कैसे काम, क्योंकि जितने भी इसमें देश शामिल हैं वो सभी के सभी देश जो है वो महासभा में शामिल होते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु संसद बोलते हैं, ठीक है। इसका जो गठन होता है, इसका जो बैठक होती है, वो हर साल के जो सितंबर महीना होता है, सितंबर जो महीना होता है, सितंबर के तीसरे मंगलवार को, कब, जो थर्ड मंगलवार जो ट्यूसडे पड़ता है, उसमें क्या होता है, इसका जो बैठक होती है वो बुलाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम सचिवालय, सचिवालय क्या होता है, देखिए सचिवालय जो है उसके जो पहले महासचिव हुआ करते थे, वो सबसे पहले जो महासचिव थे वो क्या, कौन थे, जिसका नाम था त्रिगवैली, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले थे। देखिए कोई भी जो हो, कोई भी अगर कोई देश है, उसकी जो पूरी अर्थव्यवस्था होती है, जितना भी काम काज होता है, वो सब कहाँ पर होता है, सचिवालय में होता है। तो इसी प्रकार से इस संगठन का भी जितना भी कार्य काम काज होता है वो कौन संभालता है, सचिवालय। सचिवालय जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके पहले महासचिव जो हुआ करते थे उनका नाम था त्रिगवैली, नॉर्वे के जो कि रहने वाले थे, ठीक है। और जो अगर हम कोई पूछे कि इसमें 2 बार कौन कौन से जो है 2 बार महासचिव कौन कौन रहे हैं, तो जिसमें एक का नाम था कोफी अन्नान, क्या नाम था, कोफी अन्नान, जो कि घाना के रहने वाले थे। और जो एक थे जिनका नाम था मून की मून करके है, ठीक है। उनका नाम क्या था, जिनका नाम था वान की मून नाम था, ठीक है। क्या नाम था, वान की
मून, बान की मून जो कि 2 बार महासचिव रह चुके हैं, ठीक है, इसके महासचिव जो है 2 बार रह चुके हैं। एक तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये साउथ कोरिया के रहने वाले थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रन्यास परिषद, ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मतलब यही है कि क्या करता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है उसको संभाल के रखता है, और सामाजिक परिषद इसमें जो आते हैं समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालता है। इसमें जो बहुत सारे संगठन आते हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, आईएफओ हो गया, ठीक है, आईएफओ जिसको हम लोग बोलते हैं आईएफओ इंटरनेशनल, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और एक कौन सा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, जितने भी लेबर्स हैं जो स्थिति है उनको देखता है, ठीक है, मानवाधिकार हो गया। इन सभी मुद्दों पर जो चर्चा करने वाला है वो कौन है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। दूसरा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक आ जाता है जिसका नाम है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद भी एक महत्वपूर्ण अंग है। वो इसलिए है क्योंकि ये जितना भी इसका काम काज में जितना भी फंड होता है, वो फंड जो पूरा इकट्ठा करने का काम करता है वो कौन करता है, ये प्रन्यास परिषद ही काम करता है। अगर पूछा जाए कि भारत कितना इसमें फंड देता है, तो भारत जो मनी के रूप में जो देता है वो सिर्फ और सिर्फ 1% देता है। कितना, 1%, अगर 1% ओनली देता है। तो अगर कुछ कहा जाए कि ये 1% देता है, बहुत कम देता है, तो अगर हम देखें तो एक ये अपने तरफ से निगेटिव पॉइंट भी है। क्यों है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ फंड जो है, फंड के रूप में 1% देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ और कुछ ये देता ही नहीं है, भारत बहुत कुछ देता है। देखिए आपको अगर पता हो तो पोलियो वगैरह, जो पोलियो की जो ड्रॉप वगैरह है, पोलियो की जो जितनी भी दवाई वगैरह होती थी, वो सभी कहाँ से जाती थी, भारत से जाती है। तो ये सब कोई नहीं देखता। अगर इसको भी अगर जोड़ा जाए तो भारत बहुत सारा फंड भी देता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, इसका हम अगर महासचिव की बात करें तो इसमें जो महासचिव है इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो जज होते हैं वो कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं। कितने होते हैं, 15 जज होते हैं। 15 जज होते हैं, उनका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। अगर हम देखें कि भारत के कोई जज अभी तक हुआ है तो नहीं हुआ है। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो नीदरलैंड के हेग में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, जो कि आज की वीडियो का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, जिसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो देखिए तो इसमें 15 देश होते हैं। कौन कौन से हैं, 15 सदस्य देश होते हैं, ठीक है। 5 जो होते हैं वो सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं, और जो 10 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। कोई भी प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले जो पारित होता है वो महासभा से ही पारित होता है, ठीक है। कहाँ से पारित होता है, तो महासभा से पारित होता है। लेकिन उसपे जो हस्ताक्षर है वो करने वाले जो देश हैं, अगर जो स्थायी सदस्य हैं, ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये अगर इसमें से एक भी सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो वो चाहे 193 देश हैं उसमें से चाहे जितने भी देश हैं 193 के 192 कंट्री उस पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दे, और एक कंट्री जो है वो हस्ताक्षर ना करे, तो वो पूरा पूरा प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग है वो कौन करता है, किया है किसने, रसिया ने, यूएसएसआर जो था, ठीक है, पहले रसिया ने इसका उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा इसका उपयोग करने वाला जो है वो कौन सा देश है, रसिया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसमें जो मेंबर देश होते हैं वो कौन होते हैं, टोटल जो होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य हैं। इन 15 सदस्यों में से 10 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य होते हैं मतलब नॉन परमानेंट कंट्री होती है 10, और जिसमें से 5 जो कंट्री होती है, 15 में से 5 जो है वो कैसी होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। परमानेंट जो सदस्य होते हैं उनके पास एक स्पेशल प्रकार की जो होती है वीटो पावर प्राप्त होती है। क्या, वीटो पावर। अच्छा, ये वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर, जिसका वीटो का मतलब होता है कि मैं निषेध करता हूँ। मतलब ये है कि आप कोई भी प्रस्ताव है उसको अगर लाइए, अगर किसी भी देश ने इन 5 कंट्री में से कोई भी एक देश अगर कह दे वीटो,
तो वो जो वीटो कहने का मतलब ये है कि वो प्रस्ताव जो है वो पूर्णतया खारिज हो गया। ठीक है, अब वो प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता है, अब वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये एक स्पेशल जो पावर होती है ये किसके किसके पास है, तो 5 देशों के पास है। वो 5 देश कौन कौन से थे, वो 5 देश वो हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विजेता देश थे वो देश 5 परमानेंट देश हैं, उन्हीं के पास ये स्पेशल पावर प्राप्त है। ठीक है, उन 5 परमानेंट देशों में से वो कौन कौन से थे, वो था एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, एक यूके हो गया, एक यूएसए हो गया, ठीक है, और कौन कौन से थे, और कौन कौन से थे, उसमें से एक फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। कितने हो गए, एक यूके है, यूएसए है और फ्रांस है, रसिया है और चाइना है। ठीक है, तो चाइना जो है ये 5 जो सदस्य देश हैं इनके पास क्या है, एक स्पेशल वीटो पावर जो है वो प्राप्त है इन 5 को। जिसमें से अगर हम देखें कि जो अपने यहाँ से एशिया है, एशिया से कितने लोग हैं, तो चाइना हो गया और एक इधर रसिया हो गया। हालांकि भारत को भी ये वीटो चाहिए। भारत के ऊपर जब ये 1945 में इस संगठन का जब निर्माण किया गया था, ठीक है, तो भारत के ऊपर 2 बार भारत से कहा गया था। एक तो 1950 में कहा गया था जब अमेरिका ने कहा था, उसके बाद यूएसएसआर जो था 1945 में, ठीक है, 1955 में यूएसएसआर के द्वारा भी कहा गया था भारत से। उस समय जो भारत में सरकार हुआ करती थी वो किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुआ करती थी। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, ये वीटो पावर जो एक स्पेशल पावर है उसको लेने से मना कर दिया था। ठीक है, ये स्पेशल पावर को लेने से किसने मना कर दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था, जिसके कारण सिंपैथी दिखाते हुए वो वीटो पावर जो थी वो किसको मिल गई थी, चाइना को मिल गई थी। इस कारण इसको चाइना को इसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया था। और जबकि अगर हम भारत को देखें तो भारत इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, ये वीटो पावर जो है ये वीटो कैसे कार्य करता है, जैसे मान लीजिए कोई इस समय रसिया और यूक्रेन के ऊपर रसिया और यूक्रेन के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है। अब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया था, जिसके कारण क्या हुआ, यूएनएससी में जो था वो एक प्रस्ताव पारित किया गया रसिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। वो प्रस्ताव क्या था, उस प्रस्ताव का मतलब था कि आपने रसिया ने यूक्रेन के ऊपर वो आक्रमण किया है। ठीक है, तो इसका विरोध करते हुए रसिया ने क्या कह दिया, वीटो, जाओ जो कुछ करना है कर लो जाकर के। अब वो प्रस्ताव क्या हुआ, लागू ही नहीं हो, खारिज कर दिया गया। सबसे पहला जो वीटो का इस्तेमाल किया था वो भी किसने किया था, रसिया ने ही किया था। 293 में जब हम अगर इसकी बात करें 293 में से तो लगभग सबसे ज्यादा जो वीटो का उपयोग करने वाला देश है वो रसिया ही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अमेरिका और चाइना ये सब है। तो सबसे पहले जो था वो लेबनान और सीरिया के बीच जब युद्ध चल रहा था, किसके बीच, लेबनान और सीरिया के बीच जब युद्ध हुआ था, लेबनान और सीरिया के मध्य जब रसिया की सेना को वापस लाना था तब रसिया ने भी क्या कर दिया था, उसके ऊपर प्रस्ताव खारिज किया गया था, वीटो लगा दिया था उसने। तो वो प्रस्ताव क्या हो गया था, खारिज हो गया था। तो सबसे पहले जो था वो 1946 में ही क्या किया गया था, इसने उसका इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर हम देखें कि रसिया ने वीटो का, अगर हम बात करें रसिया की, ठीक है, तो रसिया ने भारत के पक्ष में बहुत सारे वीटो का उपयोग किया है। भारत के पक्ष में एक तो अगर हम देखें तो 1961 में भी भारत के पक्ष कश्मीर मुद्दे पर, उसके बाद 1962 में भी, ठीक है, 1951 से स्टार्ट किया था, 1951, 1961, 1962, 1971 कई बार मतलब रसिया ने भारत के पक्ष में वीटो डाला है। ठीक है, तो ये वीटो जो है वो क्या करता है, किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर देता है। देखिए, प्रस्ताव को पारित होने के लिए इन 5-10 इसमें से जो कोई भी प्रस्ताव आता है उसको 9 सदस्य जो है वो पारित कर सकते हैं। 9 सदस्य कौन कौन से, ये 5 के 5 सदस्य जो हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, 5 सदस्य होने चाहिए और 4 जो है वो नॉन परमानेंट ले लो, 4 नॉन परमानेंट और प्लस 5 परमानेंट, ये नॉन और ये परमानेंट मिल करके 9 हो गए। अब ये 9 सदस्य जो हैं ये कहाँ जाएंगे, महासभा में। महासभा से क्या होता है, किसी भी प्रस्ताव को सांसद से क्या होता है, किसी भी प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है और वो प्रस्ताव लागू हो सकता है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि 5 परमानेंट सदस्यों में से एक कोई सदस्य कह दे कि मैं इस प्रस्ताव से असहमत हूँ, तो वो प्रस्ताव क्या होगा, चाहे टोटल 193 देश हैं, 193 में से चाहे सब आ जाए लेकिन एक देश ना आए तो वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होता। ये एक ऐसी महाशक्ति है। ठीक है, अब क्या होगा,
चाइना के पास भी ये महाशक्ति प्राप्त है, इधर अपने यहाँ भारत के पास ये महाशक्ति नहीं प्राप्त है। ये क्यों नहीं प्राप्त है और इसका कारण क्या है और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इन 5 और 9 ये अगर नहीं होता है तो ये क्या होता है, प्रस्ताव जो होता है खारिज हो जाता है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई देश चाहे कि मैं वीटो भी नहीं करना चाहता हूँ और इस प्रस्ताव से भी मैं असहमत हूँ, तो क्या है उसके लिए, तो उसके लिए भी एक अलग से प्रावधान है। वो क्या प्रावधान है, वो ये प्रावधान है कि आप अगर वीटो नहीं डालना चाहते हैं और अगर आप उससे असहमत हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाए और ऐसे कौन कौन से देश हैं जो चाहते हैं कि इनको सदस्यता ना प्राप्त हो। जिसमें से 2005 में भारत ने क्या किया था, एक ऐसे संगठन का निर्माण कर लिया जो ये कहते हैं कि हमें इसमें सदस्यता प्राप्त हो। वो कौन कौन से देश थे, इंडिया हो गया, ब्राजील, जापान और जर्मनी। ये 4 देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें इसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाए। जबकि इनका विरोध करने वाले भी कौन कौन से देश हैं। अगर हम बात करें विरोधी देश जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड फॉरेन काउंसिल, उसमें कौन कौन से कंट्री हैं, उसमें आता है पाकिस्तान हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इटली एंड साउथ कोरिया। ये इतने देश जो हैं, ये 4 देश क्या करते हैं, इसके सामने इसको उसमें विरोध करते हैं कि इनको कोई स्थायी सदस्यता ना मिले, इनको वीटो पावर ना मिले। क्यों ना मिले, उसका प्रमुख कारण है क्या कि पाकिस्तान सोचता है अगर भारत को क्या मिल जाए, वीटो पावर अगर मिल गई तो भारत क्या करेगा, हम तो आतंकवाद करते ही रहते हैं, भारत हमारे ऊपर क्या करेगा। हम अगर उसमें प्रस्ताव भी पारित करेंगे कि कोई दिक्कत हो रही तो क्या करेगा, भारत तुरंत वीटो कर देगा। इसका क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगी, ये पाकिस्तान तो खल्लास हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण पाकिस्तान क्या है, इसका विरोध करता है। और विरोध करने का और रीजन दूसरा क्या है, वो है कश्मीर मुद्दा। अगर इसने ये जैसे ही भारत अगर वीटो पा जाता है, अगर वो स्थायी सदस्य बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के हाथ से क्या चला गया, कश्मीर चला गया। कश्मीर को मुद्दे, इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं, राजनीति करते हैं तो कश्मीर का मुद्दा लेकर के बात करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ सऊदी अरब में गए थे, पाकिस्तान जो है इस समय जो अभी इनके यहाँ प्रेसिडेंट जो अभी बने हैं, ठीक है, वो कहाँ गए थे, अभी सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में क्या हुआ, इनको सभी वहां चोर चोर कह करके पुकारे। अब ये तो चोर चोर खुद कहे जाते हैं, जैसे दूसरे को समझ रखे हैं, खुद तो चोर हैं। ठीक है, इनके यहाँ के लोग ही इनको क्या कहते हैं, चोर कहते हैं। अब चोर कहते हैं तो चोर हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, और ये विरोध किसका करते हैं, इंडिया का विरोध करते हैं। अरे कश्मीर क्या मांगोगे यार तुम, ठीक है, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, अगर कश्मीर मांगोगे तो सीना चीर दूंगा। ठीक है, कश्मीर का नाम मत ले लेना। तो ये पाकिस्तान जो है वो किसका विरोध करता है, इंडिया का विरोध करता है कि इंडिया को कैसे ना कैसे वीटो पावर ना मिलने पाए। ठीक है, दूसरा बात हम लोग क्या करते हैं, ये ब्राजील भी सोचता है कि यार हमें सदस्यता मिल जाए। तो ब्राजील इसलिए सोचता है, ठीक है, तो उसका विरोध जो करने वाला देश है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी किसका पड़ोसी देश है, ब्राजील का पड़ोसी देश है। ये भी पड़ोसी क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। ये पड़ोसी देश क्या करता है, अगर इसको ब्राजील को मिल गई, अगर सदस्यता मिल गई, तो इसका मतलब क्या है, अर्जेंटीना खल्लास। दूसरी अगर हम बात करते हैं जापान, ठीक है, जापान जो है, जापान का जो विरोध करने वाले हैं वो कौन कौन सा है, एक तो ये हो गया अपना क्या, साउथ कोरिया इसका, ये तो अभी इस समय मित्र राष्ट्र है, फिर ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, अरे मित्र अब है ना। इससे पहले जापान ने लगभग 50 साल तक साउथ कोरिया के ऊपर राज किया है। ठीक है, तो साउथ कोरिया कहाँ से मानने वाला है, अरे इसकी भला तो सोचो, उसकी अमेरिका ने इन दोनों को मित्र राष्ट्र बना रखा है, वरना ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो ये साउथ कोरिया जो है, इसी के कारण जापान का विरोध करता है। और जापान का विरोध करता है इसलिए क्योंकि जापान देखिए अपनी सेना तो रखता नहीं, सेना इसलिए नहीं रखता है क्योंकि उसके ऊपर अगर कोई भी आक्रमण करता है तो अमेरिका उसको सुरक्षा देगा। क्यों देगा, क्योंकि जब जापान के ऊपर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब लिटिल बॉय जो बम था वो गिराया गया था, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ था, इसको बहुत ही ज्यादा हानि हुई थी। जिसके कारण क्या कहा था, अमेरिका ने कहा था कि अगर आप सेना नहीं रखते हैं तो हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। ठीक है, फिर भी ये क्या होता है, उसमें शामिल होना चाहता है, भारत भी कहता है चलिए ठीक है, अच्छी बात है, शामिल होना चाहते हो। भारत ने G4 ग्रुप बना लिया। अब ये इटली क्या है, इटली तो देखो पलटू देश ही है। इसने क्या किया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो इधर का उधर हो गया था, इधर पहले लड़ा फिर उसके बाद दूसरी तरफ लड़ने लगा था। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या करते हैं, विरोध करना चाहते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, यूएनओ जो था उसमें कहा गया कि किसी को भी सदस्यता आपको नहीं मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि भारत ने कहा अगर आप इन तीन चारों को नहीं देना चाहते तो सिर्फ हमको दे दीजिए। ठीक है, भारत को दे दीजिए। तो उसने कहा कि भारत आपको भाई हम किस आधार पर आपको दे सकते हैं। तो भारत ने बताया था कि
कि भारत के पास ऐसे बहुत से आधार हैं कि जिनके आधार पर तुम हमको सदस्यता दे सकते हो। अरे भारत में तो हर एक बच्चों का आधार कार्ड भी बना हुआ है, ठीक है, तो उसके पास कोई आधार की गिनती ही नहीं है। एक तो देखिए इंडिया किस आधार पर कह सकता है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बना दीजिए, वो है, एक तो देखिए इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है। किस चीज में लार्जेस्ट कंट्री है? पॉपुलेशन में भी वो भी आगे निकल रहा है। सबसे बड़ा जो है वो है तुम्हारा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो क्या है? भारत है। इस आधार पर आपको देना होगा। दूसरा अगर हम देखें तो पॉपुलेशन, ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, लोग लगे हुए हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भारत में, ठीक है, तो पॉपुलेशन भी क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है भारत में, इसके आधार पर। दूसरी अगर हम बात करें तो ये कीप, ठीक है, ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे आगे ये अपनी फोर्सेस को भेजता है। सबसे आगे अगर शांति व्यवस्था है तो वो भेजता है। अगर कोई भी अगर देख लीजिए भारत जो है वो क्या है? कीप, ठीक है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने में नंबर चौथे पर आ जाइए, ठीक है। भारत जो है वो क्या करता है? आर्मी जो फोर्सेस हैं वो भी क्या है? बहुत ज्यादा है। विश्व की सेकंड जो आर्मी फोर्सेस है सबसे ज्यादा वो कहाँ पर है? भारत में। तो भारत इन सभी मुद्दों पर बात करके भारत को प्राप्त हो सकती है ना। दूसरी चीज सबसे बड़ी जो है कि भारत जो है वो 8 बार स्थायी अस्थायी सदस्य इसका बन चुका है। और दूसरा दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्रमुख रीजन है भारत को स्थायी सदस्यता बनाने सदस्य प्राप्त बनने का वो क्या है? 8 बार वो क्या है? इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। 8 बार वो अस्थायी सदस्य बना है, इस आधार पर भी उसको देनी चाहिए। दूसरी बात इसने क्या कही? ये कह सकते भारत बोल सकता है कि हमें 1950 में, कब? 1950 और 1955 में 2 बार हमें बताया गया कि हमें दे दीजिए, आप ले लीजिए वो, ठीक है, आप स्थायी सदस्य बन सकते हो। लेकिन तब यहाँ सरकार किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वीटो पावर ये इसमें स्थायी सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। और यही स्थायी सदस्यता किसको प्राप्त हो गई थी? चाइना को प्राप्त हो गई थी। लेकिन चाइना ने उसके बदले में क्या दिया? हमें 1972 का वार, लड़ाई विश्व युद्ध, ठीक है। तो ये इसी के कारण क्या है? इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों को अगर वो देखे तो इन सभी मुद्दों को उठा करके भारत प्राप्त कर सकता है इसमें स्थायी सदस्यता, ठीक है। अगर हम इसके निगेटिव पॉइंट्स देखें कि भारत को इसमें स्थायी सदस्यता क्यों नहीं प्राप्त हो सकती, तो उसका जो प्रमुख रीजन वो है, वो 2-3 कारण है। इसके कारण वो है इसमें स्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इन सभी को अगर हम देखें तो इन सभी मुद्दों को लेकर के भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो सकती है। अब अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने में जो रोड़े आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक तो है एनपीटी, दूसरा है सीटीबीटी। देखिए एनपीटी और सीटीबीटी इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त होने में कौन कौन से देश चाहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाए, और कौन कौन से देश हैं उसमें शामिल परमानेंट में जो चाहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता ना प्राप्त हो। देखिए उसमें से हमने बताया था कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य में से एक हो गया अमेरिका, यूएसए हो गया, दूसरा यूके हो गया, और तीसरा जिसको हम लोग फ्रांस बोलते हैं, फ्रांस हो गया, और चौथा जो होता है रसिया है, ठीक है, रसिया हो गया, और एक चाइना। ये जो 5 देश हैं स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। इन स्थायी सदस्य में से अगर हम बात करें इसकी यूएसए की, ठीक है, तो यूएसए जो है इससे पहले जो अभी इस समय तो जो बाइडेन है, इससे पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि भारत को स्थायी सदस्य बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो बाइडेन आ गए हैं फिर से इनकार कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात देखें हम, ठीक है, तो हालांकि अमेरिका तो मान जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं क्या कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, अच्छा ब्रिटेन ने इससे पहले क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था जानते हो? इन्होंने बताया, एक बात कही थी इन्होंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि भारत को स्थायी सदस्य तो हम बना देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। अब भाई स्थायी सदस्य बना दोगे, वीटो पावर नहीं दोगे, ये क्या मतलब रहा यार? वीटो पावर तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत को अगर स्थायी सदस्य बन भी जाए, ठीक है, तो वीटो पावर तो ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगी। वीटो पावर लेने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। आप ब्रिटेन हो चाहे कोई भी हो, वीटो पावर तो भारत लेके ही रहेगा। लेकिन पहले स्थायी सदस्य बनने तो दो। तो हालांकि यूके भी मान जाएगा। दूसरी चीज फ्रांस तो वैसे भी विरोध नहीं करता है। फ्रांस हो गया, रसिया देख लेते हैं। रूस तो हमेशा हमारा कितने उसने अपने वीटो जो है वो भारत के ऊपर लगाए हैं, ठीक है। तो रसिया से कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन किससे है? टेंशन तो यही है चाइना।
चाइना जो है, जिसको ड्रैगन बोलते हैं, बहुत खतरनाक है। ये क्या कह रहा है कि भारत को क्या है, भारत को मैं स्थायी सदस्य नहीं बनने दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने ना तो एनपीटी पे साइन किए हैं ना सीटीबीटी पे साइन किए हैं। एनपीटी पे नहीं साइन किए हैं, सीटीबीटी पे नहीं साइन किए हैं। ये क्या होता है, इनके बारे में चर्चा तो हम लोग करेंगे, लेकिन इस वीडियो में पूर्णतः नहीं चर्चा करेंगे। अगली वीडियो जो बनाएंगे तो उस पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि सीटीबीटी है क्या। देखिए, चाइना कहता है कि एनपीटी पे आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एनपीटी पे साइन भारत क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीजन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर हटा दीजिए। क्यों हम हटा दें भाई? हम न्यूक्लियर पावर जो ये न्यूक्लियर जो है, ये एटम बम वगैरह है, ये हमने क्यों रखा है? हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना कोई ना हमारे ऊपर बम फोड़े फिर भी हम उसके ऊपर फोड़ दे, कभी भी नहीं करेगा। भारत तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चाइना का खाली मूली हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक है सीटीबीटी। देखिए, भारत जो है वो कभी भी पहले बार नहीं करता है। उसका प्रमुख उद्देश्य, अगर आप पहले बार करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बीच से काट के रखेंगे। दूसरी चीज देखिए क्या है, सीटीबीटी। सीटीबीटी क्या बताता है? सीटीबीटी के अंतर्गत बताया जाता है कि आप न्यूक्लियर परीक्षण जो है वो आसमान में, धरती पर, जल में कहीं नहीं कर सकते। तो शायद इनको, अगर चाइना वालों ने अपने यहाँ की एक कथा, भारत की एक कथा सुनी होती, तो इनको शायद ये बात इसमें थोड़ा शामिल कर देते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भारत की एक प्रमुख कथा, इन्होंने कहानी ये नहीं सुनी होगी। कौन सी कहानी? वो प्रमुख यही थी कि एक तो थे नरसिंह भगवान, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था। वो वरदान क्या था कि हम ना तो जल में मरेंगे, ना थल में मरेंगे, ना धरती पे, ना ऊपर, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ठीक है। ना ही पंछी से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, वो किसी से नहीं मरना चाहता था। इसीलिए उसने क्या समझ रखा था, अपने आप को अमर समझ रखा था, ठीक है। लेकिन नरसिंह भगवान ने क्या किया, उसको ना तो जल में, ना तो थल में, ना तो अस्त्र से, ना तो शस्त्र से, और ना ही जल में, ना ही आसमान में, ना पंछी से, न किसी से भी नहीं मारा, बल्कि किससे? अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर करके, न जमीन पे ना ऊपर, उसने किसके ऊपर? अपने घुटनों के ऊपर रख करके उसको मारा था। कहाँ मारा था? तो देहरी के ऊपर मारा था। इसीलिए कहा जाता है देहरी पे बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो भारत ने भी एक रास्ता निकाल रखा, क्या कि ये सीटीबीटी क्या कहता है? सीटीबीटी कहता है कि आप परीक्षण जो है आसमान में और जल में, थल में नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने परीक्षण कैसे किया? भारत ने जमीन के अंदर गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर न्यूक्लियर पावर परीक्षण किया था, ठीक है। तो भारत के टैलेंट को हमेशा सलाम रहेगा, नमस्कार भी रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है सीटीबीटी। सीटीबीटी क्या करता है, आपको समझ में आ गया? ये क्या करता है कि आप परीक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला था, परीक्षण भी कर लिया, ठीक है। तो इन मुद्दों पर चाइना जो है फड़फड़ाता रहता है और कहता रहता है कि इसको नहीं दिया जा सके। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि भविष्य में भारत को जो है स्थायी सदस्य होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पहले वाला नहीं है, 1972 के पहले वाला भारत नहीं, इस बार अब का ये भारत है। और इस बार अगर चाइना छिड़ भी गया भारत से ना, तो उसकी टांगे नहीं पता चलेगी कहाँ है। चलिए, आप लोगों को इन सभी मुद्दों पर अगर समझ में आ गया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।